जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं और उस क्रम में आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि हम सिलेबस आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी में जो इंडिया और वर्ल्ड का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे और किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं ज्योग्राफी को लेकर, भूगोल को लेकर, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, कंप्लीट अपडेट स्टडी मटेरियल देंगे, ताकि आपको जरा भी मशक्कत ना करनी पड़े और आपकी तैयारी एक ही बार में ऐसी तैयारी हो जाए जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई किंतु परंतु ना हो, इफ एंड बट ना हो। वो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, ये हमारी स्ट्रेटजी होगी, ये हमारी रणनीति होगी। तो हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अभी तक हमने पॉलिटी, हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया, इकोनॉमी भी क्लास चल रही है, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर दीजिए, तो हम लोग इकोनॉमी का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लियर? ताकि कम से कम क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है ये हमें जरूर पता रहे। अब पता चले 10 घंटा पढ़ रहे हो आप, 12 घंटा पढ़ रहे हो और वो पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में आता ही नहीं है, जो आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो कम यहाँ पर आपको गधा नहीं बनना है, यहाँ आपको शेर बनना है, ताकि जंगल में आपकी बादशाहत हो, जंगल में आप राज करें और कोई भी एग्जाम हो तो उसमें आप शेर बनकर रिप्रेजेंट करें, उसमें शेर बने आप, उसमें आपके आसपास भी कोई ना हो और ओवरटेक आप करें, आपका एकाधिकार हो। तो इसके लिए आपको कम से कम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे सिलेबस में क्या हमें पढ़ना है। क्लियर? और जब हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, हम साथ साथ आपको बताते जाएंगे। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी, रणनीति के साथ हम लोग अपने एग्जाम को निकालेंगे, हम लोग अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। और जो ये जीएस वाला फोबिया है ना, अब ये खत्म है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत और विश्व दोनों का सिलेबस है। इसमें हम लोग पहला टॉपिक देख पा रहे होंगे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब बड़ा प्रश्न बना ब्रह्मांड को लेकर, यूनिवर्स को लेकर। जैसा कि आप सौर मंडल के बारे में जानते होंगे, बेसिक बातें, सोलर सिस्टम के बारे में जानते होंगे कि क्या ब्रह्मांड के केंद्र में, यूनिवर्स के सेंटर में सूरज है या दूसरे ग्रह हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है या फिर पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है। कई वर्षों तक ये मान्यता रही विश्व में कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है, नहीं बल्कि पृथ्वी है, और पृथ्वी का चक्कर सूरज और जो दूसरे ग्रह हैं वो लगाते हैं। लेकिन बाद में आप जानोगे, बाद में आपको पता चलेगा कि कोपरनिकस, गैलीलियो, ये सब खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने ये प्रूव किया कि नहीं भाई, ये वर्षों से जो मान्यता यूरोप में चली आ रही है, ये मान्यता एकदम गलत है। बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और पृथ्वी सूरज का चक्कर भी लगा रही है। अब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती, जैसे ऐसे ओम जय जगदीश हरे, आरती वगैरह होती है ना, तो ऐसे हम लोग घूमते हैं ना। तो पृथ्वी भी क्या करती है, चक्कर लगाती है, अपना चक्कर लगाती है। तो ये क्या हुआ, 24 घंटे, दिन और रात। तो जो दिन और रात का कारण है वो क्या है, पृथ्वी का अपने ऑर्बिट पर घूमना। अच्छा, पृथ्वी घूम भी रही है और
पृथ्वी सूरज का चक्कर भी लगा रही है। अब चलो हम लोग आरती करते हैं, वो हम समझ गए कि ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ओम जय जगदीश हरि। लेकिन हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो हम लोग मंदिर का भी क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान से समझना, तो मंदिर का जो एरिया है वो क्या हो गया, यूनिवर्स। और मंदिर जो है, जो मूर्ति है, वो क्या हो गई, सूरज। तो हम नहीं, बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, वो सब क्या करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी में रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों है। पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर भी घूमती है और साथ साथ ऐसे ऐसे सूरज का भी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, इसके कारण क्या होता है, सीजन्स आती हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं, दिन और रात नहीं बल्कि सर्दी, जाड़ा, बरसात। तो याद रखना, ये जो सीजन्स चेंज होती हैं, जो ऋतुएं बदलती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, जो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। तो याद रखना, पृथ्वी का रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन और रात के लिए और सीजन्स बदलने के लिए। तो पृथ्वी के बारे में ये कॉन्सेप्ट पहले था ही नहीं, बाद में कोपरनिकस, गैलीलियो आदि जो खगोल शास्त्री आए, उन्होंने ये प्रूव किया। और फिर वर्षों या हजारों वर्षों से जो ये मान्यता चली आ रही थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और दूसरे ग्रह और सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये मान्यता क्या हो गई, खंडित हो गई। हाँ, तो अभी तक हमने ब्रह्मांड के बारे में समझा। पहला टॉपिक जो हमें डिटेल में पढ़ना है, ब्रह्मांड के बाद दूसरा टॉपिक देखिए, तो आपके सामने दिख रहा होगा लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, इनका भी बड़ा रोल है। ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन किसी भी देश की स्थिति, उसके समय के बारे में इन रेखाओं की मदद से पता चलता है। तो भाई पृथ्वी बहुत बड़ी है ना, स्थल मंडल बहुत बड़ा है, तो ऐसे नहीं आपको कोई छोटा सा देश है बुरुंडी खोजना है, खोजते रहोगे आप। लेकिन जब आपको पता होगा कि इतने देशांतर, इतने अक्षांश पर हमें बुरुंडी मिलेगा, तो आप सीधा बुरुंडी पर पहुंच जाओगे। समझ में आया? वो बात अलग है कि आपको राजनीतिक और जब भौगोलिक दोनों मैप आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट किसी भी देश की स्थिति और उसके समय का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो इनका भी अपना रोल है, इनसे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां, अभी हमने आपको बताया भी कि पृथ्वी में रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों है। जैसे मान लो ये सूरज है, सन है, अब पृथ्वी क्या करती है, सूरज का चक्कर लगाती है। भाई ये वर्षों से मान्यता थी, मैंने बताया भी कि पहले इसके अपोजिट टॉलमी ने कहा था कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूरज और जो दूसरे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। लेकिन बाद में कोपरनिकस, गैलीलियो, इन्होंने वर्षों से जो मान्यता चली आ रही थी चर्च में कि यूरोप में, उसके खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दिया, पनिशमेंट भी मिली, सजा भी मिली इन लोगों को। लेकिन जब इन्होंने साइंटिफिक ये प्रूव कर दिया, तब जाके विश्व में ये लोगों को जानकारी पहुंची कि नहीं यार, ब्रह्मांड के केंद्र में सूरज है, पृथ्वी आदि ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। अब आप जानते होंगे आर्यभट्ट महान गणितज्ञ के साथ साथ महान वैज्ञानिक खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टीयम में ये मेंशन किया है कि नहीं, पृथ्वी के केंद्र में सूरज है, पृथ्वी आदि ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। तो सोचिए, हम ऐसे नहीं विश्व गुरु थे, हमारा भी अपना महत्व है विश्व में, तभी हमें लोग विश्व गुरु मानते थे। अब थोड़ा सा डाउनफॉल हमारा बीच में हुआ, लेकिन फिर से हम लोग उसी अचीवमेंट को तक पहुंचेंगे जल्दी, और फिर से हम लोग विश्व गुरु वाली जो हमारी पहचान थी उसको कायम रखेंगे। तो ये सब किसके द्वारा मुमकिन होगा? आप सब
बच्चों के द्वारा ये सब मुमकिन होगा। तो पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, रॉक्स चट्टाने पढ़ेंगे इसमें हम लोग डिटेल में, वोल्केनो ज्वालामुखी पढ़ेंगे, अर्थक्वेक। अब देखिए आप जल्दी में, अभी आपको पता होगा बहुत बड़ा भूकंप आया तुर्की सीरिया में, और बहुत वीडियो वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर। इतनी तेज कंपन हो रहा था, हलचल हो रहा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जद्दोजहद हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। तो अब जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ हो रही है, तो ऐसी दैवीय आपदाएं अब बहुत देखने को मिलेंगी, जिसमें भूकंप आना, बाढ़, महामारी, सूखा, अकाल, जलवायु परिवर्तन, ये सब देखने को और मिलेगा, बादल फटना, ये सब। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक प्रश्न मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, और ये आपको होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि कितने रिएक्टर पैमाने का भूकंप विनाशकारी माना जाता है। और दूसरा प्रश्न, ये तो आपको रटा होगा आपने, लेकिन एक रिपीटेड प्रश्न है कि कितने रिएक्टर स्केल तक का भूकंप मेट्रो पर उसका असर नहीं पड़ता है, मेट्रो कितने रिएक्टर स्केल तक के भूकंप को झेल सकती है, ये प्रश्न है होमवर्क। अब महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता है बहुत सारे महाद्वीप हैं। महाद्वीप मतलब जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो बहुत सीरियस बच्चे नहीं समझते हैं। अब जैसे महाद्वीप दे देगा, इनका क्रम बताएगा कि क्रम बनाइए, आकार के आधार क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, तो ये सब रटा होना चाहिए आपको। और किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, वहाँ के पठार, पर्वत, सागर, महासागर, नदी, झील, नहरें, वनस्पतियाँ, पूरा उनका जो वितरण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन, प्लेट्यू, पर्वत, पठार, रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, महासागरीय जलधाराएं और घास मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा कैसे बनती है, कहाँ की जलधारा गर्म होगी, कहाँ की जलधारा ठंडी होगी। पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इतना आसानी से समझा दूंगा, फिर कभी माइंड से स्किप ही नहीं होगा कि सीधा आप दे देगा लेब्राडोर की जलधारा ठंडी या गर्म, तुरंत सेकेंडों में आप लगा देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे, बशर्ते आपके पास में मैप होना चाहिए। मैप थोड़ा सा जानकारी बढ़ा लेना आप, तभी मामला क्लियर हो पाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसी में जलवायु, क्लाइमेट, मिट्टी, एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रांसपोर्ट, परिवहन। अब ये सारी कई सारी बातें, जैसे यहाँ से लेकर पर्वत, पठार, नदियाँ, घास मैदान, जलवायु, मिट्टी, कृषि, परिवहन, ये सब भारत जब हम पढ़ेंगे, भारत का भूगोल वहाँ पे भी कॉमन है और विश्व के भूगोल में भी कॉमन है। तो भारत मैंने लिख दिया, मतलब जिसमें हम लोग भारत पढ़ेंगे, पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश पढ़ेंगे, पूरा भारत का परिचय, जिसमें भारत स्पेशल भी पढ़ाया जाएगा। भारत का भी जैसे आर्थिक भूगोल, भारत में भी परिवहन, ये सब पूरा हम लोग डिटेल में, भारत की मिट्टी, पर्वत, पठार, नहरें, झीलें, नदियाँ, सब हम, वनस्पतियाँ, सब हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होता है सेंसस 2011। एक्चुअली 10 साल में जनगणना होती है, 2020 में जनगणना होनी थी। अंतरिम जो इसके डाटा था वो कहीं ना कहीं 2021-22 तक आना था, लेकिन अब महामारी के चलते, कोरोना के चलते जनगणना नहीं हो पाई। तो अभी फिलहाल में आपको 2011 वाली जनगणना से ही काम चलाना है, और वो डाटा याद रखिए ताकि आपको इसी डाटा के जरिए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। और अगर
1-2 साल आप लेट हो गए एग्जाम क्वालिफाई करने में, तो अब नई जनगणना हुई तो पूरा ये पुराना डाटा खत्म होके नया डाटा बन जाएगा। तो 11 वाली जनगणना में ही अपना काम चलाइए और मेहनत दिन दूने रात चौगुने करिए। पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी में बताऊंगा कैसे एग्जाम निकाला जाता है, कैसे जीएस पर कमांड बनाया जाता है। बशर्ते आप कोई गुलाम नहीं है, ना मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ कि आप मुझे खून दीजिए मैं आपको आज़ादी दूंगा, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ जिसका जीएस पे कमांड है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहनत करिए। स्ट्रेटजी रणनीति हम बताएंगे, कैसे जीएस जैसे तिलिस्म को भेदा जाए और कैसे जीएस पर कमांड बनाया जाए, ये हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि भाई हम एक्सपर्ट है ना, हमने ये करके दिखाया है। तो और कई बच्चे, हजारों बच्चे इसके क्या हैं, उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी उन सफल विद्यार्थियों में अपना नाम शामिल करिए और जल्दी से अपने सपने को पूरा करिए, माँ बाप के सपने को पूरा करिए। और भी जो आपके इष्ट मित्र घनिष्ठ लोग हैं जिनका पब्लिकली आप नहीं बोल सकते कि मैं इनके लिए आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं इनके लिए ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं इनके लिए एग्ज़ाम निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दोनों जेंडर का अपना रिस्पेक्ट है ना। तो भावनाएं समझें, आप समझ पाए। तो ये रफली एक सिलेबस था ज्योग्राफी का जिसको आपको तैयार करना है और हम लोग सारे जीएस के सब्जेक्ट पर कमांड बनाएंगे, तैयारी करेंगे। ये अब अपना जो रूटीन है क्लास का, ये अब कोई बहुत बड़ा भूचाल ना आ जाए, पता चला भूकंप आ जाए 7 रिएक्टर पैमाने का, तो हम कमरे से ना निकल पाएँ, तब बात दूसरी है। नहीं तो मान के चलिए कि हमारा जो स्टूडियो है वो एकदम, वहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं और स्पेशली जो हेड हैं स्टूडियो के, उनका नाम है विकास भगत जी। वो बहुत एक्टिव आदमी हैं और बजरंगबली के उपासक हैं। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि भूकंप अगर आया भी कभी तो इस स्टूडियो के इर्द गिर्द तो कम से कम उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। ऐसा हमारा अपने इष्ट पर विश्वास है, आराध्य पर विश्वास है। ओके, तो बस जय सिया राम। और इसी शब्दों के साथ हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं।